एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर E1 क्या बोल रहा है? देखो, an electron, a proton and alpha particle have kinetic energy 16e, 4e and e. What is the relative order of the Broglie wavelength? देखो, lambda e is to lambda p is to lambda alpha is equal to, आपको बेटा काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला चाहिए, h अपॉन 2m. कितनी है इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी? 16e. ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये h अपॉन 2m प्रोटॉन. ठीक है, और प्रोटॉन के बाद जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो है 4e. ठीक, और उसके बाद h अपॉन 2m अल्फा e. ठीक, तो 2 और e कैंसिल, h कैंसिल, 1 अपॉन 16 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू 1 अपॉन 4 मास ऑफ प्रोटॉन टू 1 अपॉन मास ऑफ अल्फा रूट. तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि मास ऑफ अल्फा होता है 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल है. तो बेटा ये हो गया 1 अपॉन 16 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू 1 अपॉन m अल्फा 1 अपॉन m अल्फा. तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये दोनों वेवलेंथ इक्वल हो गई. और ये वाली जो वेवलेंथ है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा. एंड द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस इज ए ऑप्शन. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर E2. ए हो गया ये. What possibly can be the ratio of de Broglie wavelength for two electrons lambda 1 upon lambda 2 हमसे पूछ रहा है. Each having zero initial kinetic energy and accelerate through 50 and 200 volt. जीरो काइनेटिक एनर्जी है और 50 वोल्ट से क्या किया? एक्सेलरेट. तो आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना पोटेंशियल लगाते हैं उसकी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हो जाती है. तो 150 अपॉन 50 रूट 150 अपॉन 200 रूट. तो ये आ गया बेटा 4:1 रूट में, यानी 2/1. द आंसर इज डी ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर E3. E3 क्या है? फॉर अ वैलिड बोर ऑर्बिट द सर्कमफ्रेंस वुड बी 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा. ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल ऑब्जेक्टिव. Question number E4. In hydrogen atom, x is the radius of first Bohr orbit. Then the Broglie wavelength of electron in third Bohr orbit, n lambda equal to 2 pi r. 3 lambda is equal to 2 pi r की वैल्यू देखो, फर्स्ट बोर ऑर्बिट में x दी हुई है रेडियस 3, तो 3 स्क्वायर इंटू एक्स. हाइड्रोजन तो दिया ही होगा ना बेटा? हाँ, ठीक है. एन स्क्वायर इंटू 0.529 वाला फैक्टर है ये x, बस तो कैंसिल. लैम्डा इक्वल टू 6 पाई x. कौन सा ऑप्शन सही होगा? बॉम्बे, बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर E5. The Broglie wavelength of two particles A and B are plotted against 1 upon root V, where V is the potential on the particle. Which of the following relation इज करेक्ट अबाउट मास? चार्ज सेम है. लैम्डा का एक फॉर्मूला होता है बेटा h अपॉन 2m/v. ठीक है, लैम्डा और 1 अपॉन v का प्लॉट. तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन mv. यही बोला है ना? ठीक है, इसमें ये प्लॉट दिया है. v इज द पोटेंशियल ऑन द पार्टिकल. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट अबाउट दिस? ये ग्राफ है बेटा इसका. 1 अपॉन रूट वी, ये a है, ये b है. क्या क्या दिए हैं? ये b और ये a, और ये है लैम्डा. किसी भी पोटेंशियल के लिए किसकी वेवलेंथ बेटा ज्यादा है? ध्यान से देखो, b की वेवलेंथ ज्यादा है, a की वेवलेंथ कम है. तो मैं इसको यहां ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा b इज ग्रेटर देन लैम्डा a फॉर सेम पोटेंशियल. चार्ज तो सेम हो ही गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन mb
रूट ग्रेटर देन 1 अपॉन एम ए रूट, सो 1 अपॉन, तो इसका मतलब ये हो गया एम बी रूट इज लेस देन एम ए, इसका मतलब एम बी इज लेस देन एम ए। तो कौन सा आंसर सही हो सकता है बेटा इसमें? एम ए इज ग्रेटर देन एम बी, बॉम्बे ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर E6, द ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम विल बी इक्वल टू, बोर मॉडल के लिए मैंने आपको बताया था लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n बाय जेड, ठीक है, n बाय जेड। अब लिथियम 2+ के लिए सेकेंड ऑर्बिट, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू सेकेंड ऑर्बिट यानी 2/3। तो इनमें से जिसका ये 2/3 आ रहा हो उसको आप ले लेंगे। तो हाइड्रोजन देखो ए ऑप्शन में 3/1 आ रहा है, बी ऑप्शन में 4/6 आ रहा है जो कि 2/3 होगा। यस, E7 क्या है? अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम गिवन है, पोजीशन निकालनी है बेटा। सिंपल दे ब्रोगली वाला फॉर्मूला, सॉरी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला 4 पाई डेल्टा पी दिया है, डेल्टा एक्स निकालना है। द वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, द स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इट इज एक्सेलरेटेड। ये फॉर्मूला कुछ ऐसी बात कर रहा है, h/2m/qv। तो the Broglie wavelength of a charged particle is inversely proportional to the square root of potential difference। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो कौन सा आंसर सही आ रहा है बेटा इसमें? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये हो गया बेटा दे ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के सेक्शन का एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन, सेक्शन ई कंप्लीट। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? देखो नाम क्वांटम है तो कुछ रिलेशन तो है ही क्वांटम नंबर से। सिंपल सा पॉइंट ये है बेटा कि अगर हमें एटम्स में इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करना है, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, तो कुछ नंबर्स की हमें ज़रूरत होती है जिनको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। आप ऐसे माने कि आज की डेट में हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को कैरेक्टराइज करने के लिए, कहने को तो हर व्यक्ति, हर जो पर्सन है, व्यक्ति है, वो इंसान ही है, ठीक है ना। नॉर्मल तरीके से सब दिखते हैं, किसी की शक्ल अलग होती है, किसी की डिफरेंट होती है, ठीक है, लेकिन अगर इन सभी की आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास आज की डेट में एक बहुत ही फेमस नंबर चल रहा है, उसका नाम है आधार नंबर। आधार कार्ड का आप यूज करते हैं तो वो जो नंबर है वो स्पेसिफिक है। क्या ऐसा हो सकता है कि किन्हीं दो व्यक्तियों का, दो लोगों का आधार कार्ड का नंबर सेम हो? नहीं। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है, नॉर्मल वे में नहीं हो सकता, ये सबके लिए अलग अलग बनाया गया है। मैं वही बात यहां कर रहा हूं कि जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन में कुछ कांस्टेंट्स आते हैं जिनको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टराइजेशन में इंपॉर्टेंट है। अब इसको ऐसे समझें कि एक कमरे में मान लिया 10 लोग बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक बच्चे के लिए कोई गिफ्ट आता है तो उस बच्चे को दे दिया जाएगा, नॉर्मल केस है। अब यहां ट्विस्ट ये है बेटा कि वो सारे के सारे बच्चे दिखने में एक जैसे हैं, उनका नाम भी सेम है, आवाज भी सेम है, हर तरीके से वो सेम है। अगर तो फिर वो गिफ्ट उस बच्चे तक कैसे पहुंचेगा जिसके लिए वास्तव में वो आया है? तो वहां पे हम एक नंबर डिसाइड करेंगे। मान लो रूम में कुछ रोज लगी हुई हैं, फर्स्ट रो में बैठा हुआ बच्चा है या सेकंड रो में बैठा हुआ बच्चा है, ठीक है ना, लेफ्ट में बैठा है या राइट में बैठा है, ऐसे कुछ नंबर हमें डिसाइड करने पड़ेंगे। तो वो नंबर होते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, थोड़ा सा इसमें एक दो लाइन लिखेंगे हम लोग। क्वांटम नंबर्स आर अपीयर्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।
these quantum numbers are used to characterize electron in atom. एटम में इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करने के लिए ये क्वांटम नंबर बहुत काम आते हैं. कैसे? अब आप समझें, सोडियम में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का मास, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो सब सेम है. तो इनको कैसे कैरेक्टराइज किया जाएगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है और कौन सा फिफ्थ है, 10th है, 11th है, कैसे बताएंगे? देयर विल बी सम मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल क्राइटेरिया. वही है ये क्वांटम नंबर्स. ये क्वांटम नंबर बताएंगे आपको कि हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं या 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम की बात कर रहे हैं. ठीक है. देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स. फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n, l, दिस इज ml एंड दिस इज ms. इसमें से बेटा ये जो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स हैं, दीज क्वांटम नंबर्स appeared in the solution of Schrödinger wave equation. ये वाले जो 3 क्वांटम नंबर हैं बेटा, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आते हैं. बाकी ये इंडिपेंडेंट हैं. एक एक करके हम लोग इनको पढ़ेंगे और फिर आपको स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में लास्ट में बताऊंगा. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनमें सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये वही क्वांटम नंबर है जो बोहर ने यूज किया था और इसका नाम था नंबर ऑफ ऑर्बिट. ऑर्बिट का जो नंबर था. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको प्रिंसिपल कहते ही इसलिए हैं कि इलेक्ट्रॉन की मेन प्रॉपर्टीज यही बताता है. 90% काम इससे चलता है, बाकी फिर थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है बाकी क्वांटम नंबर से. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पहला पॉइंट ये है बेटा, पॉइंट वाइज मैं इसको लिखूंगा. वैल्यूज ऑफ n, क्या क्या वैल्यू होती हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेके स्टार्ट करके. ये फर्स्ट क्वांटम नंबर है. ठीक है. ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये बताता क्या है? क्या रिप्रेजेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2, 3, 4? क्या मतलब है इनका? हम कैसे बताएंगे कि कोई 1 है, कोई क्वांटम नंबर 2 है किसी इलेक्ट्रॉन का? ये हमें बताता है n represent principal energy level और मेन एनर्जी लेवल और शेल. ये वही क्वांटम नंबर है जो बोर ने यूज किया था बेटा इन द नेम ऑफ ऑर्बिट. लेकिन अब हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को या मेन एनर्जी लेवल को और या फिर शेल को. इन सब के नाम ये हैं. तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला जो क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. ठीक है. मेन जो उसकी एनर्जी है. एज एनर्जी ऑफ, एज द वैल्यू ऑफ n increases, energy of electron increases.
जैसे जैसे n बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब फर्स्ट शेल और फर्स्ट एनर्जी लेवल, अगर n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब सेकेंड शेल और सेकेंड एनर्जी लेवल। अगर n की वैल्यू 3 है तो थर्ड शेल और थर्ड एनर्जी लेवल। तो सिंपल पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताने वाले क्वांटम नंबर को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं। और आपको पता है कि अगर मैं एनर्जी का कंपैरिजन करूं, इसके नीचे यहां एनर्जी E1, E2, E3, मतलब फर्स्ट शेल की एनर्जी, सेकेंड शेल की एनर्जी, थर्ड शेल की एनर्जी। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी बढ़ती जाएगी। n अगर बढ़ता है, ऑन इंक्रीज इन n, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का एवरेज सेपरेशन भी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी। मैंने बताया नहीं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट का नंबर बढ़ता है एनर्जी बढ़ती है। बोर मॉडल में भी हमने देखा था। अच्छा, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल है इनको KLM, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, KLMN भी कहते हैं। बोर का रिप्रेजेंटेशन था, बाकी अब आप इसको शेल बोल सकते हैं। तो मेन एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की उसको शेल कहा जाता है, और n बढ़ने पर एनर्जी भी बढ़ती है और एवरेज सेपरेशन भी न्यूक्लियस से बढ़ता है। एक पॉइंट यहां हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में और लिखेंगे कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated in a shell is equal to 2n स्क्वायर। लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा आपने, 2n स्क्वायर। अगर किसी शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, ठीक है, तो उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2n स्क्वायर। जैसे अगर फर्स्ट शेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फर्स्ट शेल मतलब n इक्वल टू 1, यस, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। सेकेंड शेल अगर है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सोच के बताओ। सेकेंड शेल n इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अगर थर्ड शेल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18। अगर फोर्थ शेल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 32। इस तरह से कैलकुलेशन होगी। तो इलेक्ट्रॉन को अगर कैरेक्टराइज करना है तो हमें ये क्वांटम नंबर चाहिए। इनमें से पहले 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है उसकी एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या है। इसके बाद जो सेकंड क्वांटम नंबर आता है वो बताता है उसकी शेप के बारे में, और जो थर्ड क्वांटम नंबर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताता है बेटा इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन, यानी स्पेस में उसका डायरेक्शन क्या है उसके बारे में बताता है। तो एनर्जी बता रहे हैं, शेप बता रहे हैं और डायरेक्शन बता रहे हैं। यही 3 चीजें आपको चाहिए, इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टराइज हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसकी एनर्जी क्या है, उसकी शेप क्या है, और साथ में उसका ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। उसके रिस्पेक्ट में वो एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस के अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है। इस तरह की चीजें हम यहाँ क्वांटम नंबर से पता करते हैं। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक, मान लिया एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी, तो उसमें बेटा अलग अलग फ्लोर्स होते हैं। तो आपको, और आपको पता है ये सारे जितने भी उसमें फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उन सब में एक जैसे ही व्यक्ति रह रहे हैं। तो आपको अगर किसी भी व्यक्ति के पास ये कोई कोरियर आया है वो पहुंचाना है, तो कैसे आप उस तक पहुंचाओगे। सब सारे व्यक्ति, सबके नाम तो सेम ही है, सारे इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो आप यही तो करोगे भाई, थर्ड फ्लोर पर जाना है और थर्ड फ्लोर पर
रूम नंबर से 301 है और वहां पे हमें ये पैकेट देना है कोरियर का, तो आपको बताना पड़ेगा ना ये जो नंबर आप बता रहे हैं 301, यही क्वांटम नंबर को सिग्निफाई करता है। तो पहले इसमें क्या आएगा, 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लोर। उसके बाद जब आप थर्ड फ्लोर पे पहुंच गए, उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो रूम है वो लेफ्ट के साइड में है या राइट के साइड में है, ठीक है ना, रूम का नंबर क्या है, तो ये सारी चीजें बेटा इसको सिग्निफाई करती हैं। ऐसे ही शेल जो है, शेल का मतलब आप मान लें फ्लोर, तो फ्लोर मीन्स हम शेल तक पहुंचेंगे, उसके बाद उसका डायरेक्शन क्या होगा, शेप क्या होगा, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एन की वैल्यूज क्या होती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती है, एन बढ़ता है एनर्जी बढ़ती है, और एक ऑर्बिट में या एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n², ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वांटम नंबर विच इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और वो हमें क्या बताता है, एनर्जी लेवल और शेल। अब जो सेकंड क्वांटम नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विच इज नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसके और भी नाम हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ऑक्सिलरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एटसेट्रा। तो ये क्या बताता है, ये हमें बताता है शेप के बारे में, ऑर्बिटल के शेप। तो सबसे पहले वैल्यूज ऑफ एल, वैल्यूज ऑफ एल, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये तो एल की वैल्यूज क्या होती हैं, फॉर अ गिवन एन इज इक्वल टू, पहला नंबर बेटा 0, उसके बाद इंटीग्रल स्टेप में 1 2 एंड सो ऑन n-1, 0 से लेकर n-1 तक ये टोटल वैल्यूज होती हैं n। टोटल n वैल्यूज, अभी मैं इसका मतलब आपको सब बताता हूं। देखो l की वैल्यू फॉर अ गिवन n ये दी हुई है। अब l रिप्रेजेंट क्या करता है, l रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का 3 डायमेंशनल शेप बताता है ये शेप मैं आपको बताऊंगा, शेप के बेस पर हम ऑर्बिटल्स को क्लासिफाई करते हैं। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट सब एनर्जी लेवल और सब शेल, सब एनर्जी लेवल और सब शेल, सब शेल के बारे में भी बताता है। बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिसाइड नहीं होती, उसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। नाउ द पॉइंट इज कि इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ही डिपेंड करती है। मतलब अगर n की बात करें तो n बढ़ेगा तो पक्का है ये एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन एनर्जी का थोड़ा सा पार्ट l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है। अगर l की वैल्यू देखो, l की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यूज हैं, तो ये होता है बेटा S P D F G H एटसेट्रा। मतलब L की वैल्यू अगर 0 है तो इसको हम कहते हैं S सबशेल, और L की वैल्यू अगर 1 है तो इसको कहते हैं P सबशेल। L की वैल्यू अगर 2 है तो D सबशेल,
और अगर L की वैल्यू 3 है तो F सब शेल। ये जो SPDF ये सब जो नाम है ये इनके स्पेक्ट्रम की एनालिसिस से आए हैं। S का मतलब होता है बेटा शार्प, P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूज्ड और F का मतलब फंडामेंटल। तो ये इनके स्पेक्ट्रम एनालिसिस से आए हैं जो हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है। हाँ, SPDF ये सब हमें नाम याद रहते हैं और रहने चाहिए। तो अगर S सब शेल है तो इसका मतलब L इक्वल टू 0 और P सब शेल है तो इसका मतलब L इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। तो ये सब शेल्स या सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, शेप को रिप्रेजेंट करता है एज, नॉट एज, हाँ, फॉर अ गिवन n total number of values of L is equal to n। टोटल कितनी वैल्यूज हैं? n, काउंट कर लो, 1 से लेके n-1 तक n-1 वैल्यूज हो गई और एक वैल्यू कौन सी? 0। दैट इज देयर विल बी n subshells present in a shell of principal क्वांटम नंबर n। अगर किसी शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा n है तो उसके अंदर n सब शेल ही होती हैं, ये इस लाइन का मतलब है। तो इसको अब हम लोग समझते हैं, देखो। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग शेल में कितने सब शेल होंगे? n ही सब शेल होंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात फिर देखो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। फॉर a given n as the value of L increases, energy increases। देखते हैं अभी ये सारी बातें। देखो, मान लिया n की वैल्यू बेटा 1 है। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों 0? क्योंकि पहली वैल्यू ही 0 होती है और 0 से स्टार्ट करके इंटीग्रल स्टेप्स में कहाँ जाना होता है आपको? n-1 तक, और यहाँ पे तो n-1 भी 0 ही है ना बेटा। हाँ, तो इसका मतलब फर्स्ट शेल कंटेन्स ओनली S सब शेल, सिर्फ एक ही सब शेल है। लेकिन अगर n की वैल्यू बेटा 2 है तो L की वैल्यू 0 और 1, इसका मतलब सेकेंड शेल कंटेन्स S एंड P सब शेल। तो अब ये S एंड P मैंने कैसे लिखा? अगर L की वैल्यू 0 है तो बेटा S और L की वैल्यू 1 है तो P। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये देखो कि S सब शेल फर्स्ट शेल में भी है और S सब शेल सेकंड में भी है, तो फिर हम इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे? तो हम इसके रिप्रेजेंटेशन को यूज करेंगे 1S और इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 2S एंड 2P। ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा ये सब शेल का रिप्रेजेंटेशन होता है और इसमें जो फर्स्ट जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉरस्पॉन्डिंग शेल। मतलब ये जो सब शेल है ये किस शेल का सब शेल है। आप अगर एक बिल्डिंग में जा रहे हो तो जिस फ्लोर पर आप जा रहे हो उस फ्लोर पे आप पहुंच गए, वो तो हो गया शेल। थर्ड फ्लोर पहुंचना है या सेकंड फ्लोर पहुंचना है। अब उसमें दो टाइप के बेटा कमरे हैं, तो वो एस टाइप का कमरा और पी टाइप का कमरा। तो वो बताना पड़ेगा ना किस टाइप का कमरा है, वो हम बता रहे हैं, शेप अलग है। ये है बेटा सब शेल। अब इसी तरह से अगर n की वैल्यू 3 होती तो L की वैल्यू 0 1 2, इसका मतलब थर्ड शेल contains S, P and
डी सब शेल, और इनको कैसे लिखेंगे? 3s 3p एंड 3d। और अब अगर मैं एनर्जी ऑर्डर्स की बात करूं जो कि यहां आपको बताया था, तो वो क्या होंगे? एनर्जी ऑर्डर्स क्या है? एनर्जी ऑफ 2s और एनर्जी ऑफ 2p। क्या इन दोनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है? यस, बिल्कुल सेम है। क्या है? 2। इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 2p की, क्योंकि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है तो जिसकी l की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। इसी तरह से एनर्जी ऑफ 3s, एनर्जी ऑफ 3p, एनर्जी ऑफ 3d, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 3d। एनर्जी ऑफ 1s, एनर्जी ऑफ 2s और एनर्जी ऑफ 3s, इसमें बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? इसमें देखो सबके लिए n डिफरेंट है लेकिन l सेम है, तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। इस तरह से आप कुछ एनर्जी के ऑर्डर भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर of electrons can be accommodated in a subshell is equal to 2 into 2l plus 1। 2 into 2l plus 1, ये फॉर्मूला एक और याद करना है आपको। तो बेटा एस पी डी एफ, एल की वैल्यू 0 1 2 3, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2, सब्स्टिट्यूट करो यहां पे एल की वैल्यू 6 10 14 एंड सो ऑन। ये देखो एपी में है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 6 10 14, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। याद रहे ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे कम तो आ ही सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। डी सबशेल अगर है तो डी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 10। ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर में बेटा एक बात और बता रहा हूं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के काम आता है। इट इज एल h अपॉन 2 पाई एल एल प्लस 1। इट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसकी यूनिट क्या होगी? h की यूनिट ही इसकी यूनिट होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर s ऑर्बिटल है बेटा तो एंगुलर मोमेंटम होगा 0। अगर p ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा h अपॉन 2 पाई। p के लिए स्मॉल l की वैल्यू 1, सो 1 इंटू 2 रूट 2। d के लिए l इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई रूट 6, 2 इंटू 3। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज h क्रॉस रूट 2, इट इज h क्रॉस रूट 6 एटसेट्रा। तो ये बेटा कहानी है एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो बच्चों दो क्वांटम नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है? शेल। और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है? सब शेल। शेल का मतलब एनर्जी लेवल और एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब शेप बता रहा है। अब बात है ओरिएंटेशन। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबसे पहले लिख रहा हूं मैं इसकी वैल्यूज ऑफ ml for a given L is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on plus minus L। और डिफरेंट तरीके से इसको लिख सकते हैं, माइनस एल माइनस 1 एंड सो ऑन, माइनस 1 0 प्लस 1 एंड सो ऑन प्लस एल माइनस 1 प्लस एल। तो आप देख सकते हैं यहां टोटल कितनी वैल्यूज हैं बेटा? काउंट करो, टोटल हैं 2l प्लस 1 वैल्यूज। ठीक। और अब मैं यहां लिख रहा हूं
ml represents the special orientation of electron with respect to defined set of coordinate axis. कोऑर्डिनेट सेट देखो हमें बताना है 3D डायरेक्शन, 3D ओरिएंटेशन, तो वो ओरिएंटेशन बताने के लिए आपको पहले ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस किस किस डायरेक्शन में आपने उसको एलोकेट किया है। तो वो डिफाइंड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में जो एम एल है वो डिफरेंट स्पेशल ओरिएंटेशन बताता है। एनर्जी ऑफ, हाँ डिफरेंट ओरिएंटेशन बताता है, इस पॉइंट को बाद में लिखता हूं। These different orientations are different orbitals. तो जो m की वैल्यू है दैट इज वैल्यूज ऑफ ml रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफाइन करते हैं। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल does not depend on the value of ml. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर एनर्जी डिपेंड नहीं करती है, एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एक बात, ऑर्बिटल्स ऑफ equal energies are known as orbitals of equal energies are known as degenerate orbitals। इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो एक बार और देख लें, ml की वैल्यूज बेटा सारे इंटीजर्स हैं लेकिन -l से +l तक टोटल 2l + 1 वैल्यूज हैं। ml क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्पेशल अरेंजमेंट of electron with respect to defined set of coordinate axis. These different orientations are different orbitals. इसका मतलब ml की जो वैल्यूज हैं वो ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती है और ml की वैल्यू पर ऑर्बिटल की एनर्जी डिपेंड नहीं करती है, मतलब ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब ये सारी बातें हम लोग देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास s सबशेल है, एस सबशेल का मतलब बेटा एल की वैल्यू 0 और इसका मतलब ml की वैल्यू 0, एक ही वैल्यू होगी, -l से +l, -0 + 0 0 ही है। दैट इज एस सबशेल कंटेन्स हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 1 ऑर्बिटल, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं p सबशेल, तो बेटा p सबशेल में l की वैल्यू 0 और 1। जब l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू 0 है, और जब l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू -1, 0 और +1, ये 3 वैल्यूज हैं। ठीक है,
0 और 1 p सब शेल के लिए। तो बेटा अगर s सब शेल है तो इसका मतलब l की वैल्यू 0, तो ml इज ऑल्सो 0। s सब शेल contains one orbital। ओके, नाउ अगर p सब शेल है इसका मतलब l की वैल्यू 1, तो ml की वैल्यू -1, 0, +1। p सब शेल contains three orbitals and these orbitals are degenerate। these orbitals are degenerate। p ऑर्बिटल में, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स बेटा होते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल्स डिफाइंड कोऑर्डिनेट सेट के रेस्पेक्ट में है। एक को हम बोलते हैं px, एक को बोलते हैं py और एक को बोलते हैं pz, और इनका रिप्रेजेंटेशन बेटा हम 3 बॉक्सेस के थ्रू बनाते हैं। इनमें से एक बॉक्स px का है, एक py का, एक pz का, क्योंकि हमें पता नहीं है कि x y z में पहला दूसरा ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इन 3 का मतलब ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग 3 ऑर्बिटल्स हैं। इनकी वैल्यूज ml के की जो वैल्यूज हैं इनके लिए वो -1, 0 और +1 है, दैट्स ऑल। इसके अलावा हम इसमें स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि कौन सा ml की वैल्यू कौन से ऑर्बिटल के लिए है। ये तीनों वैल्यूज किसी भी ऑर्बिटल के लिए आप बोल सकते हो। अब इसमें एनर्जी ऑफ px इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ py इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ pz, इसलिए इनको तीनों को सेम लेवल में रखा जाता है। इन तीनों की एनर्जी सेम है, इसका मतलब ये तीनों ऑर्बिटल्स कैसे हैं, डीजेनरेट। और जब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ पे 3-fold डीजेनरेसी है, 3-fold डीजेनरेसी। ठीक है, अगर डी सब शेल है तो डी सब शेल के लिए L की वैल्यू बेटा 2, तो ml की क्या वैल्यू होंगी, -2, -1, 0, +1, +2। इसका मतलब जो D सब शेल है कंटेन्स 5 ऑर्बिटल्स, दैट इज 5-fold डीजेनरेसी। इसमें 5-fold डीजेनरेसी है। और ये जो पांचों ऑर्बिटल्स हैं, एक है dxy, एक है dyz, एक है dxz, dx² - y² एंड dz²। ये इनके नाम हैं। ये सब नाम बेटा याद रखने पड़ेंगे आपको। इनका जो डिस्कशन है, नाम कैसे आते हैं, ये सब क्या सिंबल्स हैं, ये हमारे कोर्स के स्कोप के बाहर है। ठीक है, ये है। और इन पांचों ऑर्बिटल्स को हम ऐसे बॉक्सेस के फॉर्म में शो कर देते हैं। ये पांचों सेम लेवल पर क्यों, क्योंकि पांचों की एनर्जी सेम है। एनर्जी ऑफ dxy, एनर्जी ऑफ dyz, एनर्जी ऑफ dxz, एनर्जी ऑफ dx² - y² और एनर्जी ऑफ dz², ये सारी की सारी इक्वल है। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके बाद मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated in n orbital is equal to 2। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो चाहे वो p का ऑर्बिटल हो या s ऑर्बिटल हो या d ऑर्बिटल हो, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और यहां से हम एक बात और कह सकते हैं, ध्यान से आप देखें,
जब L की वैल्यू बेटा 0 है तो एक ऑर्बिटल आपको मिला, जब L की वैल्यू 1 है तो आपको कितने ऑर्बिटल मिले? 3। जब L की वैल्यू 2 है तो कितने ऑर्बिटल मिले? 5। ऐसे ही अगर L की वैल्यू 3 आएगी तो कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे? 7। तो हम यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a given shell is equal to 2l plus 1। और अगर एक गिवन सब शेल, इसको करेक्ट हम लोग कर लेंगे, सब शेल इज इक्वल टू 2l प्लस 1। तो अगर एक सबशेल में 2l प्लस 1 ऑर्बिटल्स हैं और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल कितने आ सकते हैं? 2 इंटू 2l प्लस 1, जो हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक बार हम लोग यहां ये पॉइंट और देख लेंगे। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, ये किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर और साथ में एजीमुथल क्वांटम नंबर पर, अप टू सम एक्सटेंट। मेनली किस पे डिपेंड करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम है तो फिर एनर्जी सेम रहेगी, और इन सभी के लिए ऐसा है। अगर अब मैं आपसे ये पूछ लूं यहां साइड में कि एनर्जी ऑफ 3px और एनर्जी ऑफ 2py, क्या इनकी एनर्जी सेम है? नहीं, 3px की एनर्जी ज्यादा है। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है, 3 है। ठीक है, तो ये 3 क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। अब इसके बाद एक और क्वांटम नंबर है लास्ट, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जनरेट नहीं होता है। मैं आपको याद दिला दूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर define energy, shape as well as orientation properly, but when spectrum of multi-electron atoms are analyzed, it is found that spectral lines are closely spaced in the form of doublet, 2 closely spaced line, triplet, 3 closely spaced lines। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोग एनालाइज कर रहे थे, जिसको हम मान रहे थे एक स्पेक्ट्रल लाइन है, वो एक्चुअली 2 या 3 लाइंस के और मोर कॉम्बिनेशंस हैं फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इसका मतलब कुछ और एनर्जी स्टेट्स भी होती हैं जिनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। इसलिए यहां पर एक और नए क्वांटम नंबर की हमें जरूरत थी, एंड दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। इसको स्पिन क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटम नंबर है इससे एसोसिएटेड ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज और एनर्जी के अलावा एक स्पिन भी है। जैसे अर्थ rotates about its own spin, own axis, that motion is known as spin motion. In the similar manner, like electron rotates about its own axis, and that is called spin motion. तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स स्पिन और रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो वी कैन से बिसाइड्स मास, चार्ज एंड एनर्जी, electron has an intrinsic spin
एंगुलर मोमेंटम which is represented by two spin quantum numbers +12 and -12। तो अगर इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करें तो उसमें मास है, चार्ज है, एनर्जी भी है, लेकिन उसके अलावा उसमें एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है एंड दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इंट्रिंसिकली उसमें है, इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो होगा ही, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टू स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि जो स्पिन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो दो टाइप का हो सकता है। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करती हैं, बट कौन सी क्लॉकवाइज और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज है ये हमें नहीं पता। ध्यान से देखो, ये जो मैं बता रहा हूं आपको ये है क्लॉकवाइज, लेकिन आपको लग रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेटा देखने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो दो क्वांटम नंबर्स हैं, दीज टू क्वांटम नंबर्स, these two quantum numbers represent two different spin states, clockwise and anti-clockwise, which has no quantum mechanical एनालॉग। क्वांटम मैकेनिक्स में जो श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिक्स था उसमें इसकी चर्चा थी ही नहीं। आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम लोग अब तक कर रहे थे उसमें तीन क्वांटम नंबर्स अपने को मिलते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। ये जो क्वांटम नंबर है ये डिफरेंट तरीके से एज्यूम किया गया, ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन में मास, चार्ज और एनर्जी जो हम लोग कन्वेंशनली सोच रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स में, उसके अलावा एक और फिजिकल पैरामीटर, एक और फिजिकल क्वांटिटी है विच इज नोन एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम बेटा दो टाइप का हो सकता है। कैसे? अगर हम मान लें कि क्लॉकवाइज स्पिन है और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से राइट हैंड थंब रूल से दी जाएगी। तो अगर मान लो ये देखो कौन सा डायरेक्शन है, ये आपकी तरफ से, ये आपकी तरफ से है क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो मेरे राइट हैंड थंब की तरफ आएगा, यानी इसका डायरेक्शन होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम का आपसे दूर, मेरी तरफ आ रहा है। और अगर हम मान लें कि ये आपके लिए देखो कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आपकी तरफ आती हुई है। तो ये दो डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी, एकदम अपोजिट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये दो क्वांटम नंबर्स। इसीलिए इसमें से अगर हम लोग ऑर्बिटल्स की बात करें तो एक ऑर्बिटल में दो ये वैल्यूज हो सकती हैं, यानी एक ऑर्बिटल में दो टाइप का स्पिन इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप्स ऑफ स्पिन्स। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, स्पिन एंगुलर मोमेंटम LS, दैट इज h/2π s+1। इसमें जो s की जगह हम लोग बेटर है कि मॉड s यूज करें। ये वाली वैल्यू आएगी h क्रॉस s की वैल्यू हाफ, ठीक है। हाफ वैल्यू जब आप इसमें यूज करेंगे,
ये जो वैल्यूज हमने लिखी है, हाफ इंटू 3/2, तो ये आ जाएगा बेटा h क्रॉस बाय 2 √3 मीन्स 0.866 h क्रॉस। तो ये है एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखनी है अगर पूछता है तो जो s की दो वैल्यूज हैं बेटा, उसके हिसाब से किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम या तो ऐसे भर सकते हैं या ऐसे भर सकते हैं, और एक तरीका ऐसा भी है। ये जो वे है और ये दो वे हैं अनपेयर्ड, और ये वाला जो वे है ये है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है। इलेक्ट्रॉन के पेयर में हम लोग ऐसा देखते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है, कोई डाउनवर्ड है, ऐसा करके शो किया है, तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, एक आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि ये क्लॉकवाइज ही है या ये एंटी क्लॉकवाइज ही है। मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो भ्रम है, भ्रम समझते हैं ना। हाँ, जो मेरे लिए क्लॉकवाइज है आप सामने से देख रहे हैं, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये मेथड हो सकता है, ये मेथड भी हो सकता है। एक बात श्योर है, जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, एक बात ये श्योर है, देखो कि अगर ये है तो ये स्पिन क्वांटम नंबर +½ और -½ दोनों, ये भी +½ और -½ ये एक +½ तो दूसरा -½ और ये एक +½ तो दूसरा भी +½ एक -½ तो दूसरा भी +½ ये दोनों जो केसेस हैं वो पेयर के हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो सकता है इसमें केसेस सही ना हो, जैसे ये वाला केस मैं आपको बताऊंगा कि ये गलत है, बट है तो पेयर ही। ये होता क्यों नहीं है आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स एक टर्म होता है टोटल स्पिन। टोटल स्पिन क्या होता है? सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। अब सोचो, जितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, मैंने कहा इस तरह का पेयर होता है, तो उनके तो ये कैंसिल हो गए, जितने अनपेयर्ड हैं वो बच गए। तो अनपेयर्ड जो हैं उनके लिए आप ये काउंट करेंगे, इट इज +x/2 और -x/2, वेयर x इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सिस्टम अगर इस तरह का है 1 2 3, ठीक है, मान लेते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर फॉर 1 इज +½ तो यहां पे टोटल स्पिन की वैल्यू क्या आएगी? +½ +½ +½ मतलब +3/2, और अगर ये -½ होते तो -3/2। एक टर्म बेटा और होता है यहां पे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s+1। ये कैपिटल एस जो है बेटा ये टोटल स्पिन है, टोटल स्पिन। तो 2s+1 ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। ये सब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रम में पढ़े जाते हैं। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन टर्म हमें पता होना चाहिए। तो 2s+1, ठीक है, वेयर s इज यू नो दिस। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगा बेटा 2 × x/2 + 1 विच इज इक्वल टू x+1। एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी और इसको बोला जाएगा सिंगलेट। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है तो इसको बोलते हैं बेटा डबलेट। ओके, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 + 1 2 आ गया। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा 1 है तो उसको बोलते हैं डबलेट, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
जीरो है तो उसको बोलते हैं सिंगलेट, क्योंकि ये सिंगलेट और डबलेट स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यूज को बता रहे हैं। ये चीजें हमारे लिए फिजिकली अभी कोई मीनिंग नहीं रखती, बट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनकी वैल्यूज के बारे में। थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर्मूले बेस पर। बाकी इनका डिस्कशन भी हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है। क्वांटम नंबर्स मैं फिर से याद दिला दूं क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करने के लिए जो नंबर्स यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं क्वांटम नंबर्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? एक ही एटम में जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें इलेक्ट्रॉन को अगर आपको कैरेक्टराइज करना है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन सा सेकंड है, थर्ड है, एंड सो ऑन, 10th इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके, तो इसके लिए 4 क्वांटम नंबर यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इन चारों का मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली azimuthal quantum number represent shape of orbital. Magnetic quantum number represent three-dimensional orientation of orbital in space around the nucleus. तो ये सब बातें हो चुकी हैं, इनके फॉर्मूले वगैरह भी आ गए। ठीक है, अब इसी में एक छोटी कुछ बातें और बची हैं और फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मूव करेंगे। तो देखो क्या है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एटम और आयन। एटम और आयन का मैग्नेटिक बिहेवियर, आइसोलेटेड एटम और आयन यानी अकेले अकेले एटम और आयन होने चाहिए। मैग्नेटिक बिहेवियर बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक टर्म यहां डिफाइन करते हैं विच इज नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो क्या है देखो सिस्टम में, क्वांटिटेटिवली मैग्नेटिक बिहेवियर quantitatively magnetic behavior of atom or ion is given by a physical quantity magnetic moment or spin only magnetic moment। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या है ये? म्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बी एम। एक्स इज, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड बी एम इसकी यूनिट है, एंड द यूनिट इज बोहर मैग्नेटॉन। ये जो यूनिट है बेटा, ये मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो म्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, 0 अगर है, 1 है, 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा बेटा 0 √3 √8 √15 √24 √35, ये आएंगे। इनकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इजीली, एकदम आसान है। मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पर स्पीशीज कितने टाइप की होती हैं? मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पर स्पीशीज बेटा 2 टाइप की, एक होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस।
मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पर बेटा स्पीशीज दो टाइप की अभी आपको बताई। एक होते हैं डायमैग्नेटिक और दूसरे होते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। याद रहे ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आइसोलेटेड आयंस, आइसोलेटेड एटम्स वगैरह का। तो इसमें क्या होता है, डायमैग्नेटिक कौन से सब्सटेंस हैं? डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस है बेटा जिन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सिव फोर्स लगता है, जो रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस gets repelled in external magnetic field paramagnetic substance gets attracted in external magnetic field। तो वो सब्सटेंस जिन पर मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन लगता है उनको कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और जिन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर रिपल्शन लगता है उनको क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन है बेटा। तो अब ये जो अट्रैक्शन रिपल्शन है ये बेटा क्यों लगेंगे? ये इसलिए लगेंगे क्योंकि एटम में या आयन में इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट है। तो वो इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है। तो अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड है एटम में तो वो अट्रैक्ट होगा, और अगर नहीं है तो वो रिपेल होगा। नो unpaired electrons are present. Some unpaired electrons are present. और इसीलिए spin only magnetic moment mu is equal to 0, spin only magnetic moment mu is non-zero। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ही होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होगा। ये डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा इसकी। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस shows decrease in weight in external magnetic field अब ये क्या चमत्कार है, क्या इंक्रीज और डिक्रीज इन वेट भी होता है? यस, रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से। कैसे? मान लेते हैं ये एक सिंपल सा एक मैग्नेटिक बैलेंस का डायग्राम है। ये हम इसका वेट मेजर कर रहे हैं, ये एक सब्सटेंस है, इसका वेट
ये सब्सटेंस है बेटा और इसका वेट यहां मेजर हो रहा है। तो अगर इसका वेट हमने मेजर कर लिया और एक्चुअल मेजरमेंट किया है तो ये जो बार है ये कैसी होगी? यस, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको धीरे धीरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस पर कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन, क्योंकि ये सब्सटेंस कैसा है? डायमैग्नेटिक। और अगर इस पर बेटा रिपल्शन लगेगा तो इस पर अब दो फोर्स लग गए। एक, इसका एक्चुअल वेट जो बिना मैग्नेटिक फील्ड के है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, तो वो जो वेट है वो तो लग रहा है नीचे, और एक फोर्स इस पर ऊपर लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स रिपल्शन का, दो। और इन दोनों का जो बैलेंस है ऑब्वियसली वो नीचे ही लग रहा है, लेकिन उस वजह से क्या होगा, ये जो बार है ये बार थोड़ी सी राइट की तरफ ज्यादा झुक जाएगी, ऐसी हो जाएगी। और अगर ये बार ऐसी हो जाएगी तो आप कहेंगे कि ये जो सब्सटेंस है इसका वेट डिक्रीज हो गया है। और इसी तरह से अगर हम यहां पे ये वाला डायग्राम बनाएं, अब इस सब्सटेंस पर बेटा कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन का नीचे की तरफ। तो रिपल्शन का फोर्स ऊपर, अट्रैक्शन नीचे। अट्रैक्शन है नीचे, तो जो इसका वेट है वो तो नीचे लग ही रहा है, और जो इसका मैग्नेटिक फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है। इसका मतलब ये जो बार पहले हॉरिजॉन्टल थी वो अब इस तरफ ऐसे टिल्ट हो जाएगी, झुक जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो आप कहेंगे कि इस सब्सटेंस का वेट बढ़ गया है। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डिक्रीज इन वेट शो करते हैं, और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या शो करते हैं? इंक्रीज इन वेट। तो ये है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन, उनकी डेफिनेशन, उनका आइडेंटिफिकेशन, जो हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से करेंगे। और यहां पे लिखा है कि प्रैक्टिकली उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कौन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और कौन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो हम यहां इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग वेट से जज कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं यहां पे कि अब हम इसको इस तरह से, जैसे किसी को ये नाम याद रखने में तकलीफ हो, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक क्योंकि अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं, मैग्नेट से प्यार करने वाले पैरामैग्नेटिक, और दूसरे डायमैग्नेटिक, मैग्नेट से डरने वाले। ठीक है ना? तो ऐसे याद करने का तरीका कि भाई आप डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को इस तरह से याद कर लेंगे कि ये मैग्नेट से डरते हैं मतलब रिपल्शन फोर्स लगता है, और ये मैग्नेट से प्यार करते हैं मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगता है। एंड और वी कैन से एज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू increases, पैरामैग्नेटिक नेचर increases। तो बात क्या है कि किसी सब्सटेंस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किसी में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक है? वो सब्सटेंस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो किसी में अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो और ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये बेटा मैंने आपको अभी बताया मैग्नेटिक बिहेवियर। इसमें एक दो बातें देखो और अपन नोट कर लेंगे। फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब हाइड्रोजन, हीलियम प्लस एटसेट्रा, जिनमें यह सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन सब स्पीशीज के लिए एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर and not upon azimuthal quantum number। तो ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं उनमें एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है।
क्योंकि उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कंसीडर ही नहीं किया गया है, ठीक है ना। बाकी सब में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। और इसीलिए बोर मॉडल जो कि एज अ थ्योरी गलत था आज के क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, उसके बावजूद भी उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया। तो एनर्जी जो होती है वो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी, ये फॉर्मूला हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में भी एप्लीकेबल है। और अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनर्जी ऑफ 2s और एनर्जी ऑफ 2p इक्वल एनर्जी ऑफ 3s, एनर्जी ऑफ 3p, एनर्जी ऑफ 3d इक्वल है। तो एक अगर इसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएं तो एनर्जी वाइज ये है n इक्वल टू 1 यानी 1s, ये है 2s और 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। तो ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। और इसलिए सारे सबशेल्स की एनर्जी दैट इज एनर्जी ऑफ ऑल subshells in a given shell energy of all subshells in a given shell are equal। सारे गिवन सबशेल्स की एनर्जी एक गिवन शेल में इक्वल होती है। तो अगर आपसे ये कहा जाए डीजेनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन बताओ, हाइड्रोजन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। देख लिया, डीजेनरेसी का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन n इक्वल टू 2, दैट इज n इक्वल टू 2 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? यस 4। कैसे? 2s और 2p, 2p में एक ऑर्बिटल, सॉरी 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में 3 ऑर्बिटल, और इन सब की एनर्जी इक्वल है। तो 4 ऐसे ऑर्बिटल हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन में जिसमें एनर्जी इक्वल है, और इसलिए इसकी डीजेनरेसी कितनी है? 4। अगर मैं आपसे कहूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी बताइए तो अब आप बता सकते हैं कितनी? 9। 3s, 3p, 3d। 3s में 1 ऑर्बिटल, 3p में 3 एंड 3d में 5। टोटल 9 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है।